चलिए। तो क्या देख रहे थे हम लोग? देख लिए थे ना? देख लिए थे। खत्म हो गया था। चलिए। आइए। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार की हो कि भेलो। भूख लग गया इतना भोरे भोरे? सुबह से क्या बजे से क्लास चल रहा है? तो बहुत ज्यादा हो गया। 1 घंटा में भूख लग जाता है? इतना खाने पर ध्यान नहीं देना है जी। हाँ। भूख लग जाता है। एनर्जी के लिए ड्रिंक लेना है? अरे भाई, ड्रिंक मतलब एनर्जी ड्रिंक, हाँ, जूस, है ना? आई अब ये नहीं कि अब ड्रिंक बने, अब दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना? हाँ। नहीं, अभी तो गर्मी में लेना होगा, और ज्यादा ज्यादा अब अति स्तरवर्त बढ़ जाते ना। किसी चीज का, हाँ, चना का नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, है ना? लेकिन चलिए। हाँ भाई, अब जो मन सो खाइए भाई, छोड़िए, खत्म करिए। देखो, हम लोग के यहाँ छपरा में एगो डॉक्टर हैं, जयकुमार सिंह। बहुत फेमस डॉक्टर है ना, जयकुमार सिंह। तो हालांकि हम तो गए नहीं, कभी ईश्वर ना करे कभी जाने का, लेकिन सुने हैं कि, आए, सुने कि फिजिशियन तो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत लोग को ठीक कर देते हैं। लेकिन उसका है कि वो एटीट्यूड उनका ऐसा ना कि वो पेशेंट से बढ़िया से बतियाते नहीं है, है ना? हाँ, कोई जाएगा ना तो ठीक से बतिया तो ठीक है। तो एक आदमी को मना किए कि देखो, अभी तुमको कुछ दिन दाल नहीं खाना है। तो दाल मना किए, तो बोले कि सर, दाल नहीं खाए तब प्रोटीन कैसे मिलेगा? तो बोले कि कुछ दिन छोड़ दो। तो बोले कि कौची का दाल छोड़ दे? तो बोले कि भाई, अभी कोई भी दाल नहीं खाना है। तो लगे वो वैरायटी में पूछने कि मूंग खा सकते हैं, है ना? कि चना खा सकते हैं, है ना? अरहर खा सकते हैं। तो वो सुनते सुनते रहा। उसको लगे जाओ, भागो यहाँ से, जो मन सो खाना पीना यार, है ना? हमको जब मना करना था, मना कर दिए। चलिए। ले गलो। अभी सब जो जीवन में हम लोग छोटा मोटा जो पाप करते हैं, उसका भुगतान करना पड़ेगा। लाइट कट गया ना? तो वह कह रहे हैं कि अभी चल रहा है। वह कह रहे हैं, अब कष्ट झेलना है, तैयार रहिए, कोई बात नहीं। अब कोई कोई कष्ट ऐसा है ना कि वो आपको काट के जाना है यहीं से, है ना? वो आपको दूसरा जगह नहीं काटना होगा, यहीं पे काटना है। तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है। देखिए, यह जो अधिकार है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए, यानी कि माइनॉरिटी के लिए, है ना? किसके लिए है? माइनॉरिटी के लिए, मेजोरिटी के लिए नहीं है, ठीक है। देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो आर्टिकल इस 29 इसके अंतर्गत कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों का के हितों का संरक्षण, और इन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, लेंगे। एंड इट्स कैन नेवर बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। और इन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा अल्पसंख्यक के आधार पर, ठीक है।
शिक्षा से इन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, तो अल्पसंख्यक किस किस कैटेगरी में अल्पसंख्यक माना जाएगा? तो यहां पर 5 कैटेगरी रखा गया है कि जाति, धर्म, संस्कृति, लिपि, भाषा। ठीक है? कास्ट, रिलीजन, कल्चर, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। तो इस आधार पर अगर कोई देश में अल्पसंख्यक है तो उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। आ गया जी? नहीं, लगता है ज्यादा देर का हिसाब नहीं था अभी हम लोग का। चलिए, है अच्छे ना हो गया नहीं। अगर कोई बुरा कर्म हुआ गया जीवन में और उसका कष्ट आ रहा है तो भगवान करके जल्दी से आके निकल जाए, है ना, वो खत्म हो जाए, इंस्टॉलमेंट में ना दे, एक बार जो होना है सो हो जाए, मैटर खत्म। तो जाति, धर्म, संस्कृति, लिपि, भाषा और भाषा, ठीक है, इसके आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि माइनॉरिटी के आधार पर, इस आधार पर अगर कोई माइनॉरिटी है, कोई अल्पसंख्यक है, तो शिक्षा के पर वंचित नहीं करेंगे, उनको शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है? अब देखिए, तो मतलब कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी अगर संस्था में आता है, ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए, तो उसको एडमिशन दिया जाएगा, वो पढ़ेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, आप इस संस्कृति के हैं, तो हम आपको नहीं पढ़ने देंगे। ठीक? तो ये अधिकार है माइनॉरिटीज के लिए कि देश में जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हो। क्लियर है? तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। अब देखिए कि ये इसलिए कहा गया है कि बहुसंख्यक लोग जो हैं वो अल्पसंख्यकों को दबाए नहीं, इसके लिए अधिकार दिया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक तो नहीं दबाएगा, लेकिन अल्पसंख्यक ही यदि बहुसंख्यकों के बीच में अपने आप को सुरक्षित ना समझे तो क्या होगा? इस बात पर संविधान सभा में गहन चर्चा हुआ और उस चर्चा के आधार पर एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 30। 29 तो आया, लेकिन कहा कि नहीं 30 भी देना पड़ेगा। 30 क्यों देना पड़ेगा? तो समझिए इसको, कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जैन धर्म है, ठीक है, तो जैन धर्म माइनॉरिटी ही है, बहुत कम लोग हैं जैन धर्म के मानने वाले हमारे देश में। तो जैन धर्म का 2 शाखा है, एगो श्वेतांबर, एगो दिगंबर, है ना। तो श्वेतांबर शाखा के जो लोग हैं वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, है ना। दिगंबर शाखा के लोग वस्त्र धारण ही नहीं करते हैं, है ना। ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते, ये इनका अपना कल्चर है, इनकी अपनी संस्कृति है, लेकिन अब ये क्या है? माइनॉरिटी है। अब मान लीजिए कि दिगंबर शाखा के किसी विद्यार्थी का मन हुआ कि हमको भी बीपीएससी में शिक्षक बनना है, हम भी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे बिहार में। तो अब वो पहले तो तैयारी करेंगे, तब ना एग्जाम पास करेंगे, तब ना, तो पहले कोचिंग में आएंगे, तो पहले वहां आ जाएंगे मैनेजमेंट के सामने, ओजमन आज के सामने, है ना, वह नाम ओजमन आज है, हाँ, रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शन पे आएगा पहले, अब बैठ जाएगा, वो तो बेचारी पागल हो जाए, कोई कहाँ से आ गया, है कि नहीं। अब भाई रिकॉर्ड हो रहा है, किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो अब मान ली कि आ गए, ठीक है, नहीं समझ ये बताएंगे तो आप समझ ही नहीं पड़ेगा कि इसका महत्व क्या है। अब वो तो आ गया बेचारा, अब उसको पढ़ना है, उसको शिक्षक बनना है। अब वो ये नहीं कह सकती है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, कह रही तो दिक्कत हो जाएगा।
है ना, क्योंकि फिर फंडामेंटल राइट का वायलेशन, वो तुरंत चल जाएगा हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट तो बगले में है, टहलते चल जाएगा हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट में को दे देगा पीएल की, देखिए हमारा पढ़ने नहीं दे रहा है सब, अब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, हो जाएगी, हम लोग जाएंगे, है ना, अब दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जल्दी से उनको एडमिशन देना पड़ेगा, उसको अपना जो स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर बताइए वो पैसा देगा, एडमिशन लीजिए। अब एडमिशन लेके अब वो आ जाएगा क्लास, तुरंत भेज जाओ क्लास में चल जाओ, है ना। अब वो आके उधर क्लास में अपने पीछे बैठ गया, ठीक है। अब जब पीछे अपना बैठ गया, अब वो अपना पढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अब आप लोग जब तक हम इधर घूमे हैं ना, तब तक तो आप लोग का हिम्मत नहीं करेंगे आप लोग पिछवा घूमिएगा, लेकिन आप लोग इंतजार करिए कब हम इधर घूमते हैं। हम इधर घूमेंगे, आप लोग यू टर्न ले लीजिएगा कि पिछवा कौन आया है, सब लोग उसको देखेगा, है ना। पगला को, है ना। तो अब क्या होगा, अब उधर घूम जाइएगा आप, चाहे अब देखिए यहाँ स्थिति समझिए क्या होगा। अब वो तो बेचारा आया पढ़ने के लिए, है ना, अब पढ़ने के लिए आया तो उसका अधिकार भी कोई नहीं छीना, संस्था ने एडमिशन दिया, शिक्षक करा बैठो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है कि बहुसंख्यकों के बीच में वह अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। अब उसको क्या लगेगा कि यार गड़बड़ जगह आ गया लगता है, यहां सब हमको बना दिया जू, चिड़िया खाना, है ना, कि सब हम ही को देख रहा है, हमको देख के सब अलग बिहेव कर रहा है, जबकि उसका अपना कल्चर है, अपनी उनकी संस्कृति है। अब ऐसी स्थिति में पहला दिन तो बेचारा आ गया कैसे हूं, अगला दिन से वो खुद नहीं आएगा। अब देखिए, अब उसको ना तो संस्था ने रोका, ना शिक्षक ने रोका, ना किसी विद्यार्थी ने रोका, किसी ने मना नहीं किया कि तुम मत आओ, लेकिन यहाँ की स्थिति के वजह से अब वो यहाँ पे आना खुद को असुरक्षित समझ रहा है कि नहीं मेरे हिसाब के लोग यहाँ पे नहीं है, अब कल से अइबे नहीं करेगा। अब नहीं आएगा तो उसका इच्छा मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, फिर वो कहां पड़ेगा, कैसे करेगा। तो इसीलिए संविधान सभा में ये विचार हुआ कि ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बहुसंख्यक लोग कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी खुद ही अगर बहुसंख्यक लोगों के बीच में अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा तो उसका क्या उपाय है, उसका कोई उपाय होना चाहिए। तो इसीलिए फिर आया आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, है ना। आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षण संस्थान स्थापित ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए अब वो बेचारा यहां से नहीं आएगा तो खोजेगा कि कहीं हमारा समुदाय का लोग कोई संस्थान चला रहा है कि नहीं, तो वहां चल जाएगा। अब वहां जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, काहे से कि जब वहां रिसेप्शन पे जाएगा तो रिसेप्शनों पर वैसा ही आदमी बैठल होगा, हाँ एकदम समान एक जैसा आदमी। क्लास में जाएगा तो पढ़ाने वाला शिक्षक को वैसा ही होगा, अब पढ़ने वाला विद्यार्थी सब भी वैसा ही होगा, है ना। अब सब एक समान रहेगा, आज जब सब एक समान रहेगा तो अब कोई पीछे मुड़ के किसी को देखेगा नहीं। देखिए दो ये स्थिति में कोई किसी को पीछे मुड़ के देखता है, एक जब कोई आपको कोई बहुत अच्छा लग जाए तो अरे एक बार देख ले फिर बार बार देखने का मन करता है यार कि क्या आदमी देखा यार, है ना। एक बार बहुत खराब देख लिए, बहुत खराब है यार, आज तक देखा नहीं, और देख क्वेश्चन आदमी था रे, एक बार देख। तो दो ही स्थिति में आदमी देखता है, बीच को कौन नहीं देखता, देखता अपना निकल जाता है चुपचाप, है ना। तो इस तरह का स्थिति। तो अब इसी के तहत है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना शिक्षण संस्थान स्वयं स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग जब अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करेगा तो ये लोग को अधिकार है
कि उसके अंदर में ये लोग अपने कल्चर से, अपने धर्म से संबंधित चीजों का भी बात कर सकते हैं। तो इसके लिए इन लोग को सरकार भी पैसा देती है। इसी के तहत मदरसा चलता है, 30 के तहत। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल दिया जाता है, धार्मिक से दिया जा सकता है ना, क्योंकि कम है ना, तो रिलीजियस इनका माइनॉरिटीज हैं, तो इसलिए अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दे सकते हैं। सरकारी स्कूल में नहीं दिया जाएगा, है ना। आर्टिकल 28 से जो संस्थान बनेगा उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं, लेकिन आर्टिकल 30 के तहत जो बनेगा उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। ठीक है, हाँ हाँ देखिए, अब ये सरकार तय करेगी कि जैसे उसी तरह के और भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी संस्थान चल रहे होंगे तो उनको वहीं भेजा जाएगा, है ना। उनको सामान्य स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा, है ना, क्योंकि सामान्य जगह का कल्चर अलग है और बाकी जगह कल्चर अलग है। तो उनके कल्चर के हिसाब से जो विद्यालय जो सुटेबल होगा उनको वहीं भेजा जाएगा, सामान्य विद्यालयों में नहीं भेजा जाएगा। इसमें देती है गवर्नमेंट पैसा, है ना, इसमें गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन देने के बावजूद भी यहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाता है, आ- है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अल्पसंख्यक है ना, माइनॉरिटीज हैं। कैसे आरक्षण कैसे मिलता है? आरक्षण देना भी तो एक प्रकार का भेदभाव ना है, लेकिन फिर भी दिया जाता है ना। तो क्यों दिया जाता है? ताकि उनका उत्थान हो, जो कमजोर वर्ग हैं समाज के, पिछड़े वर्ग हैं, उनको आरक्षण देकर उनको प्रमोट किया जाए। तो उसी प्रकार से देश में कुछ माइनॉरिटीज हैं, तो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने के लिए उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, सरकार भी उनमें उनको अनुदान और ग्रांट दे सकती है। तो वहां पे वो अपना कल्चर के हिसाब से यहाँ पर शिक्षण संस्थान खोल के उसमें शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर चर्चा चूंकि मदरसा में का ही रहता है, मदरसा काफी चर्चा में रहता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि मदरसा आर्टिकल 30 के तहत ही स्थापित होता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये इस प्रकार से 29 और 30 है। यहां तक को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? 31 है ही नहीं वर्तमान में, 31 समाप्त है क्योंकि संपत्ति का अधिकार खत्म है तो वो नहीं है। आगे लिखेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, तो ये लिख लेंगे नोट करके कि इसे भीमराव अंबेडकर ने, इसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। इसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड बाय बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो बी आर अंबेडकर से भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। आत्मा, तो आत्मा क्यों कहा था? क्योंकि पूरा जो ये आपका अधिकार है, अगर इसमें आर्टिकल 32 न रहे ना तो इस अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यही आपको अधिकार देता है कि आप इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका कोई अधिकार छीन लिया, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप अपने अधिकार को इंफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मूल अधिकार में अगर ये ना रहे तो पूरा मूल अधिकार का कोई मतलब नहीं है। कोई आपका मूल अधिकार छीनने से इसीलिए डरता है क्योंकि उसको पता है कि आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए कोई आपका मूल अधिकार छीनेगा नहीं आपसे, है ना।
तो इसलिए यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि ये चीज जो है सो आपको ठीक है। तो यहां पर आपको इसको ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे कि यह जो है इसके तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है ना। 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अब ये 5 तरह का रिट क्या है? तो पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसको कहते हैं हैबियस कर्पस। दूसरा है परमादेश, इसको कहते हैं मैंडेमस। पहले हैबियस कर्पस फिर मैंडेमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश। के बाद प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। उसके बाद उत्प्रेषण, सर्टियरी, और इसके बाद परमादेश। अरे आओ ना भाई, देखो ना, डिवाइसवा में कौन और कैसेटवा लग गए। अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है। हैबियस कर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्यो वारंटो। ओके, अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए रिट जो है आपको सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। हाई कोर्ट रिट जारी करेगा 226 के तहत। आपसे एक सवाल पूछा सकता है कि रिट जारी करने के मामले में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है। हाई कोर्ट इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के संबंध में ही जारी कर सकता है रिट, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार के अलावे अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें कि रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी कर, माने फंडामेंटल राइट में तो करवे करेगा, इसके अलावे कोई मामला होगा तो उसमें भी कर देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के मामले में करेगा। लेकिन अब मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि आपका फंडामेंटल राइट कोई छीना, तो आपको कहां जाना चाहिए? आपको पहले सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हाई कोर्ट भले बगल में है लेकिन वो टाल सकता है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट टालेगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है 12 से 35। तो अगर सुप्रीम कोर्ट टालेगा ना तो माना ही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी नहीं करेगा। फंडामेंटल राइट का इश्यू सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनता है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना ही फायदेमंद रहता है। अब आइए, तो 5 तरह का रिट क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि बंदी को प्रत्यक्ष लाओ। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, तो जैसे आर्टिकल 22 में आपको कल बताए थे, तो 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश करना है। मान लीजिए कि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको पेश नहीं किया, है ना। गिरफ्तार कर लिया और उसको कोर्ट में पेश नहीं किया, 24 घंटा से ज्यादा हो गया। अब इसमें डर लगता है ना आदमी को। आदमी जब जेल चल जाता है तो सुरक्षित हो जाता है, जेल में मारा मारी नहीं होगा, जेल में मारेगा नहीं, लेकिन डर ही लगता है कि अगर पुलिस थाना में बैठा ले किसी को और रख दे 24 घंटा से ज्यादा तो मरबो करती है, अब फिर कहीं क्या प्रकरण बना देगी कोई नहीं जानता है। तो ऐसा में कोई आदमी जिसका कोई परिजन 24 घंटा से ज्यादा बंद हो गया कहीं, तो जा करके कोर्ट में अपील कर सकता है कि देखिए गिरफ्तार किए हुए 24 घंटा से ज्यादा हो गया और अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। तो ऐसे में कोर्ट निकाल देगा
हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और संबंधित पुलिस को, पुलिस थाने को कहेगा, जिला के एसपी साहब को कहेगा कि काम करिए, आप जो है सो उसको कोर्ट में लेके आइए, है ना। आप कहिए जो भी आपके थानेदार ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है उसको क्या करे, उसको लेकर के आए, ठीक है। तो उसको कोर्ट में लाने के लिए यहां पर इस तरह की चीजें की जा सकती है। तो कोई मान लीजिए बहुत समय से गिरफ्तार करके आज पुलिस को उसको पेश नहीं किया गया है, तो ऐसे में ये बात यहां पर हो सकता है, ठीक है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण सामान्य तौर पे इंडिविजुअली ही जारी होता है, किसी एक के खिलाफ जारी होगा, और किसी को गिरफ्तार किया गया 24 घंटा के अंदर थाने से उसको कोर्ट में नहीं पेश किया गया, तो ऐसी स्थिति में इसको जारी किया जाएगा। हाँ, नहीं लापता के लिए नहीं है, और लापता हो गया तो ना राइट आपका खत्म हुआ है, जाके केस कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, लापता हो गया तो अपहरण हुआ तो जाके सब केस कीजिए थाना में, दरोगा जी खोजेंगे उसको, फिर आपका जाएगा मैटर सबऑर्डिनेट कोर्ट में पकड़ाएगा तब। वो फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, कोई लापता हो गया वो नहीं। ये है कि पुलिस ने पकड़ लिया, अब पुलिस ने आपको कोर्ट में पेश नहीं किया तब, है ना। हम्म। अगर सरेंडर करेगा तो कोर्ट में सरेंडर करेगा, है ना। पुलिस यहाँ करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। कोई भी पुलिस अपराधी चाहता भी है कि हम कोर्ट में जाके सरेंडर करें। कोर्ट में सरेंडर करने का फायदा होता है कि जज साहब के सरेंडर कर दिया तो जज साहब तुरंत वहीं से जेल लिख देंगे, तो पुलिस से मुलाकात नहीं होगा और पुलिस पीटने का नहीं रहेगा। जाके थाना में सरेंडर करिएगा ना तो पुलिस पहले धर भर मतलब पीटेगी धर के, कम से कम 24 घंटा तो पीटबे करेगी। आज जब देखेगी कि अब 2-3 घंटा बचल है तो कही चलो बैठो घाट में, कोर्ट में चलो। तो बड़का अपराधी सब चाहता है कि या तो मीडिया के सामने अपना गिरफ्तारी दे, जैसे कि विकास दुबे एनकाउंटर जो हुआ था, तो बुर्बक थोड़ी था, बड़ा अपराधी था, उसको मालूम था कि क्या करना है। वो जानबूझ के, उसको नहीं पता है कि जिस पर इनाम घोषित किया गया उसको पुलिस पकड़ लेगी। उज्जैन महाकालेश्वर गया, वहां जाकर के टिकट कटाया, पर्ची बनवाया, पर्ची में लिखवाया विकास दुबे। उसको मालूम नहीं था कि हमारा मैटर फैल जाएगा, फैल गया मैटर। तो क्या चाहता था कि मीडिया जान जाए, मीडिया जान जाएगी तो बच जाएंगे, उनको डर था कि एनकाउंटर हो जाएगा हमारा, है ना। तो मीडिया जान गई, पूरा पुलिस आ गया, वहां के एसपी आगे, गिरफ्तारी हो गई। तो उसको लगा कि हम सुरक्षित चल जाएंगे यूपी, अब सो जाएंगे तो वहां से जेल हो जाएगा, एनकाउंटर नहीं होगा। तो पुलिस और तेज बोली कोई बात नहीं, चल 3 किलोमीटर मीडिया की गाड़ी रोक दिया पीछे, मीडिया पीछे पीछे जा रही थी, है ना। तो मीडिया की गाड़ी 3 किलोमीटर पहले का देकर रुक जाओ, प्रबुल है नहीं जाना ऐसा। 3 किलोमीटर मीडिया की गाड़ी पहले रुका, उन्हें जाके गाड़ी पलट गया, है ना। तो कोर्ट में जाने से पहले मैटर हो गया। ऐसे ही गुजरात था एगो जो गुजरात बंद था जेल में, उसको यूपी लाना था, तो कह रहा था कि हमको गुजरात में दीजिए, मार दिया सब, मतलब उसका भी हो ही गया मैटर खत्म। तो वो उसको गुजरात जेल में था वो, तो कह रहा था कि हम यहीं रहेंगे, हमको यूपी नहीं जाना है। तो कहा कि नहीं यूपी में आओ, तो रहा यूपी में, तुम यूपी का आदमी, तुम गुजरात का। मुख्तार नहीं, मुख्तार से तभी मरा है ना, उससे पहले अतीक अहमद, हाँ अतीक अहमद, अतीक अहमद वहां बंद था। तो वो उस तो डराइल था कि ना हम नहीं जाएंगे यूपी। तो बाद में वो जज साहब से कहा गुजरात में कि जज साहब हम ठीक है जाते हैं, लेकिन मीडिया को कहिए कि हमारे साथे साथे चलेगी पीछे पीछे, नहीं तो कहीं गाड़ी पलटा विकास दुबे जैसा तो हमरो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो अतीक अहमद वाला में तो हुआ कि भाई अब मीडिया लग गई पीछे पीछे, और जज साहब कह दिए थे कि मीडिया को रोकिएगा नहीं, जज साहब को डर था कि सब मैटर गड़बड़ाएगा कहीं। तो अब वो चल गया जेल, सेफली जेल पहुंच गया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, कैसे कि मीडिया की गाड़ी एकदम पीछे पीछे गई। जेल में चल जाएगा तो आप मारिए नहीं सकते हैं किसी को। तब हुआ कि अब कैसे मारे भाई, तब तक वो नहीं पकड़ा, तो उसका बेटा पकड़ा गया, पुलिस उसका बेटा का एनकाउंटर कर दिया, उसका बेटा कुछ दिन पहले मरा था। और उसके बाद वो अतीक अहमद है, उसका और भाई था दोनों, तो ये दोनों को पुलिस बोला कि चलो तुमको हम डॉक्टर से दिखा देते हैं, तबीयत खराब है ना, बोला इतना हमारी तबीयत खराब है। तो तबीयत खराब करके डॉक्टर से दिखवाने लेके गया, और डॉक्टर से बीच में दुगो आया, आके मार के चल गया। पुलिस को अधिक हम क्या करें, हमारा भीड़ में बुझेबे नहीं किया। तो समझ रहे हैं, मैंने पुलिस अगर चाह देगी, पुलिस अगर चाह देगी, आप पुलिस के साथ अगर सरकार पीछे खड़ी है, तब तो अपराधियों को की खैर नहीं है ना। क्योंकि कल पुलिस अपने आप में बहुत बड़ी गुंडा है, क्योंकि उसको सब कानून मालूम ना है, तो ये वो इस तरह का दिक्कत होता है ना। तो नहीं, एनकाउंटर तो किसी का नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता एनकाउंटर। अगर भाग गया तो पकड़ा जाएगा तो पुलिस मारिए देगी, है ना।
एनकाउंटर मतलब अच्छा चीज नहीं है। एनकाउंटर पुलिस कब कहती है कि हमको वो मार रहा था तो अपने बचने के लिए हम गोली चलाया, वो मर गया, ये पुलिस कहती है। एनकाउंटर करने का पुलिस को राइट नहीं है। तो लेकिन पुलिस ये प्रूव करती है कोर्ट में कि हम उसको इसीलिए मारे कि अगर हम उसको नहीं मारते तो हमको मार देता। ये आपकी गवाही पुलिस के सामने मान्य नहीं होगी, पुलिस की गवाही मान्य होगी। पगला, पुलिस जब खुद आई विटनेस होती है, पुलिस अपना गवाह देती है, तो पुलिस का कहे नहीं माना जाएगा। पुलिस आप जो बयान देंगे पुलिस के सामने तो वो मान्य नहीं होगा कोर्ट में। एकदम इतना कॉन्फिडेंस मत रहिए कि आप, पुलिस भी तो है, पुलिस घटनास्थल पे पुलिस गवाह नहीं बन सकती है, पुलिस स्वयं गवाह बन जाती है, सरकारी गवाह पुलिस से बन जाती है। अगर देखती है कोई घटना घट रहा है तो पुलिस भी बोलती है, पुलिस से भी पूछा जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो पुलिस के सामने जो कोई आदमी गवाही देता है वो गवाही कोर्ट में वैल्यूएबल नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट ऐसा मानती है कि हो सकता है पुलिस से डर करके, चाहे पुलिस मारी पीटी होगी तो इस चक्कर में ही डर करके स्वीकार कर लिया होगा। तो बाकी इंडिविजुअल हम अपना बात रखना चाह रहे हैं। अब कोई पुलिस के सामने कोई घटना घट रही है, ऐसा नहीं कि पुलिस का गवाही मानेगा नहीं, कोर्ट मानेगा, लेकिन एविडेंस मांगेगा कि आप जो कह रहे हैं उसके एविडेंसेस क्या है। अब सीसीटीवी कैमरा ला के दे देगा कि अब देखिए हम वहीं पे खड़े थे, यहाँ पे इस तरह घटना घटा था, कैसे कोर्ट नहीं मानेगी, है ना। बिल्कुल। तो पुलिस के सामने दिया गया गवाही, जो आपको मैंने आर्टिकल 20 में बताया था, आर्टिकल 22 में बताया था, वो आपका मान्य नहीं होगा कोर्ट में। कोर्ट स्वयं आपसे पूछेगा, जज साहब स्वयं पूछते हैं कि बोलो तुम क्या कह रहे हो। तो वैसे अगर किसी मामले में पुलिस ही गवाह है, पुलिस के सामने कोई घटना घटा है, तो अब जैसे कि विकास दुबे एनकाउंटर ही हुआ था, तो विकास दुबे एनकाउंटर में उससे पहले उन महोदय ने क्या किया था, बहुत सारे पुलिस वालों को ही मार दिया था, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन देखिए देश में एक दिक्कत है, देश में एक समस्या है। समस्या क्या है कि जब विकास दुबे एनकाउंटर होता है तो देश का एक सेक्युलरिस्ट धारा है ना, उसके पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। विकास दुबे मरा है, क्या दिक्कत है। विकास दुबे एनकाउंटर पर कोई हंगामा नहीं होता है। हंगामा कब होता है, हंगामा यदि अतीक अहमद का हो गया एनकाउंटर तो लगता है कि मूल अधिकार देश में खतरे में है। भाई अपराधी तो अपराधी है ना, अपराधी को क्यों धर्म में देख रहे हो। चाहे अपराधी अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, चाहे विकास दुबे हो, अपराधी अपराधी है। लेकिन विकास दुबे मरा तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो होना चाहिए एनकाउंटर, अच्छा बात है। तब देश का कोई भी जो झंडा उठा ना, लोकतंत्र खतरा में है, ये सबके मुंह से आवाज नहीं निकला कि कहा विकास दुबे को क्या एनकाउंटर हुआ। लेकिन जैसे ही मुख्तार अंसारी को का मैटर हुआ, हालांकि उसका तो कह रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि पुलिस का ही काम है। अतीक अहमद का हुआ, उसके बेटे का हुआ, तो उसमें क्या लगने लगता है कि देश में संविधान खतरा में आ गया। भाई अगर गलत गलत है ना, तो विकास दुबे के मैटर में भी गलत था, अतीक अहमद के मैटर में भी गलत था, और अगर सही है तो यहां भी सही था और यहां भी सही था। और मैं तो कहता हूं कि दोनों सही था व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि दोनों में से कोई भी संविधान के संरक्षक नहीं थे। ई लोग का मूल अधिकार है, तो ई महोदय, विकास दुबे महोदय, ई जा करके एगो डीएसपी के मार दिए, है ना, डीएसपी को मार दिए। तो ई लोग, आई महोदय जो है अतीक अहमद जी, इनका पहले तूती बोलता था। ये जब चलते थे तो 25 गो 50 गो स्कॉर्पियो इनके पीछे पीछे चलता था, काफिला चलता था इनका यूपी के अंदर में। कब किसका जमीन हड़प लेंगे या कल से मेरा है। 10 गो 12 गो जवान उतरा आराम से लेकर के, राइफल, रिवॉल्वर, AK-47, जो सेना के पास हथियार नहीं, वो सब हथियार लेकर के, डरे कोई बोलता नहीं था, जमीन कब्जा हो गया। तो ऐसे लोग अगर साफ हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कितने मां बहनों के मांग के सिंदूर साफ कर दिए थे, कितने बहनों का राखी को छीन लिया इन लोगों ने। तो इनके अधिकारों पर बोलने वाले लोग उनके बारे में मौन हो जाते हैं। तो और पुलिस, जो हमारी पुलिस है, कल के डेट में अगर हम लोग भी जाते हैं वहां पर पुलिस के अंदर में, तो क्या पुलिस का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अब पुलिस का आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। पुलिस को तो जाके कोर्ट में जवाब देना है, अपना जान बचाएगी ना पुलिस,
तो कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा कि हुजूर हम अपना जान बचाए हैं। आई लोग जब पुलिस पर गोली चलाता है ना तो निर्दयता से चलाता है। पुलिस गोली चलाती है तो पुलिस को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी गोली पैर में लगे, पीठ में लगे, माथा पे ना लगे, नहीं तो जज साहब हमरे को जेल दे देंगे। ई गोली चलाता है तो सीधे मारेगा माथा में, पुलिस को लग गया स्पॉट डेथ पुलिस का कोई माई बाप नहीं। वो 30,000 35,000 में अपन जान गंवा रहा है। तो जब पुलिस को भी मौका मिलता है, जब पुलिस को भी कोई सरकार हाथ खुला छोड़ देती है कि जाओ खेल लो, तो पुलिस भी खेल जाती है। क्योंकि पुलिस को तो कभी कभी खेलने का मौका मिलता है, बाकी तो पुलिस साथ यही लोग खेलते हैं। पुलिस को तो स्थिति ऐसी हो जाती है कभी कभी कि पुलिस के सामने से अपराधी सब हंस करके चल जाता है, अब पुलिस बेचारी कुछ नहीं कर पाती है कि सरकार उसके सपोर्ट में नहीं रहती है। पुलिस के सामने आकर के रंगदार सब रंगदारी करके चल जाता है ना, लहरिया कट मार के चल जाएगा। सिपाही जी खड़े उनका पागले से लेगा, सिपाही जी के गोर का चार देगा। अब बताइए जो सिपाही जी खुदे रक्षा नहीं कर पा रहे वो दूसरा का क्या करेंगे? हैं? तो सिपाही जी के पावर होना चाहिए, सिपाही जी का आतंक होना चाहिए कि सिपाही जी के बगल से अगर गलती करके गुजरोगे तो उपाय कर देंगे सिपाही जी। तभी आप वैसे ही सिपाही से ये उम्मीद कर सकते हैं कि रोड पर आपके साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो वो सिपाही आपको बचा लेगा। जब सिपाही के साथ छेड़खानी पर सिपाही कुछ नहीं बोल पा रहा है तो आपके साथ छेड़खानी पर सिपाही क्या ही बोलेगा? तो पुलिस के अंदर में सरकार को यह कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई आप इतना कॉन्फिडेंस में रहिए। हाँ, लेकिन कानून मत तोड़िए। कानून तोड़ने का अधिकार ना तो पुलिस को है ना आम आदमी को है। अब पुलिस की जिम्मेवारी ज्यादा है क्योंकि पुलिस कानून की संरक्षक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली है। तो पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पुलिस को कानून का सुरक्षा करना चाहिए, तभी जाकर के ये होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही कहा जाता है कि किसी अपराधी को आप पकड़े हैं तब पकड़ करके उसको कोर्ट में पेश कर दीजिए। ठीक है, कोर्ट में पेश नहीं किए तो ऐसी स्थिति में ही आपको हाइबियस कॉर्पस आएगा। और अगर प्रूव हो गया कि आप जानबूझ करके इंटेंशनली अपराधी को उठा लिया, 24 घंटा से ज्यादा हो गया है ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। समझ गए? तो आपको क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब नौकरी भी जा सकती है अगर ये प्रूव हो गया कि इंटेंशनली किसी पुलिसकर्मी ने ऐसा किया है तो नौकरी भी जा सकती है। परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, है ना, हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो हम आदेश देते हैं। यह जो आदेश है ई कोर्ट देता है, आई कोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों को देता है ना, प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारी को जब ये दिया जाता है तो जैसे कि कोई काम बहुत दिन से अटका पड़ा हुआ है ना, वो लोक कल्याण का काम है, पब्लिक वेलफेयर का, हो ही नहीं रहा है, बहुत दिन से पेंडिंग है। तो ऐसे में अगर कोई चल गया कोर्ट में तो उस सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये आता है मैंडेमस। अब मैंडेमस दे करके कोर्ट पूछता है कि बताइए काहे लेट किए, क्यों देरी किए, क्यों विलंब किए, काहे नहीं काम हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है कि लिमिटेड टाइम हम दे रहे हैं, इस टाइम में हो जाना चाहिए। कोर्ट का एक बात है कि कोर्ट अगर किसी मामले में पड़ गया तो उसको निपटा के छोड़ता है, अगर वो पड़ गया तो उसको ठीक कर देता है। आज आप देखिएगा ये जो अटल पथ बना है, हड़ताली मोड़, है ना, ये बेली रोड में जो आपको देखते हैं, हाँ, तो यह जो एरिया था, नीचे वाला एरिया, यहां पर पहले एक रेलवे ट्रैक हुआ करता था, है ना, हाँ, एक रेलवे ट्रैक हुआ करता था और एक ट्रेन जाती थी 10 सवा 10 के अप्रॉक्स में, है ना। ठीक है, तो उससे हम लोग इसलिए कि हम लोग वहां पे इंटर में हम लोग थे इन कॉलेज के अंदर में, तो वहां पर क्या था कि वो ट्रेन को उस 10 सवा 10 में वो आती थी तो बहुत डिस्टर्ब करती थी क्लास को, एकदम पे मारते जाती थी पूरा। अब मुझे ही नहीं कि प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं, है ना, तो आदमी परेशान रहता था। बाद में क्या हुआ कि उस ट्रेन में कोई आदमी यात्रा नहीं करता था, है ना, कोई गलती से कभी कोई भैंस दिख जाएगी आपको उसमें, कोई गाय दिख जाएगी,
एगो दिगो आदमी दिखेगा जो दूध दूध लेकर के बैठे हुए हैं, आदमी दिखता नहीं था। तो एक दिन रॉन्ग नंबर डायल हो गया। पटना हाई कोर्ट के जज साहब जा रहे थे, आज ढाला बंद था, ये जो क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग था यहाँ पर हड़ताली के पास, वो बंद था। तो उनकी गाड़ी रुक गई। तो रुक गई तो उन्होंने देखा कि पूरा गाड़ी जो है सो खाली जा रहा है। अगला दिन आते ही कोर्ट से आदेश निकाल दिए तो मोटो लेकर के। सरकार से पूछा कि क्यों चल रही है गाड़ी, एक तो इससे पब्लिक को परेशानी हो रही है, इसमें कोई यात्रा नहीं कर रहा है, रेलवे का पैसा खर्चा हो रहा है? इसके वजह से जाम लगता है, कितना सारा नुकसान हो रहा है, अब फायदा 1 रुपया का नहीं, कोई यात्रा ही नहीं कर रहा है इससे। तो तुरंत उन्होंने कहा कि इमीडिएट आदेश से अब इस गाड़ी को बंद कीजिए, आई जो आपका लगा हुआ है ये सब पटरी उटरी सब उसको निकालिए, इसको खत्म करिए, इस रूट को बंद कीजिए। और वही आदेश का नतीजा है कि आज देखिए उसी पर बेहतरीन सड़क बन के तैयार है, नीचे से बेहतरीन सड़क है, ऊपर से बेहतरीन पुल है ना। आप सीधे दीघा से एकदम 15 से 20 मिनट में आप स्टेशन आ सकते हैं, है ना। आप बिना किसी जाम वाम में फंसे, वो परमा देश का कमाल है ना, कि कोर्ट जो है वो ले सकता है, हियरिंग ले सकता है, सोमोटो कर सकता है, आप जाके कंप्लेन मार सकते हैं, उस कंप्लेन पर विचार कर सकता है, और ये करके आपको यहाँ पे इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, तो हाँ जी, जो ये काम जो गलती करेगा उस पे होगा। अगर हाँ, उनके खिलाफ ही आएगा ना, गिरफ्तार पुलिस ना करती है, उन्हीं के खिलाफ आएगा। तो परमादेश, तो यहां ध्यान रखें कि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आता है। ठीक है, आइए देखिए, प्रतिषेध ई कोर्ट कोर्ट के खिलाफ देता है, इससे बाहरी लोग का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना, कुछ देर के लिए रोक देगा, है ना, रोकना। प्रतिषेध का मतलब रोकना होता है। तो कुछ देर के लिए क्या करेगा कि धर के रोक देगा, है ना। रोकेगा, क्या करेगा देखिए, किसी की मान लीजिए कि हाई कोर्ट कोई ऐसा मैटर सुन रहा है जो मैटर उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, मतलब कि वो आता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में, आज सुन रहा है हाई कोर्ट। अब इसका कोई कंप्लेन मार देगा सुप्रीम कोर्ट में कि सर देखिए ये आपके अधिकार क्षेत्र का मैटर है, इसको सुन कौन रहा है? हाई कोर्ट सुन रहा है। बस वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को प्रतिषेध रिट रिलीज कर देगा। अब बोलेगा तुम्हारा अधिकार है, मैंने तो तुम कहला सुन रहे हो भाई, तुमको कौन देगा अधिकार? बस वहीं पर उसको रोक देगा। रोकना मतलब हाई कोर्ट को रोक देगा कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम ना करे, लिमिट में रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये यहां पर उसको रोक देगा। इसके अलावे अगर मान लीजिए कोई जिला कोर्ट है और वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, वो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का है, वही क्या करेगा, जिला कोर्ट के खिलाफ भी ला देगा, मतलब हाई कोर्ट जिला कोर्ट के खिलाफ ला देगा। तो कोई भी ऊपरी अदालत अपने से निचली अदालत को अगर वो अपने से खिलाफ कोई काम कर रहा है, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के, तो उसके खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण क्या होता है? सर्टियरी। उत्प्रेषण का मतलब होता है उठा लेना, उठा लेना या मंगा लेना, है ना, उठा लेना या मंगा लेना। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए, नहीं, कोई मामला लंबित है बहुत दिनों से, लंबित मतलब कि बहुत डिले हो रहा है, लोक कल्याण का कोई मैटर है, हाई कोर्ट बहुत लंबा खींचे जा रहा है, उस पर कोई फैसला नहीं दे रहा है, तो कोई जाके कर दिया अपील सुप्रीम कोर्ट में कि सर देखिए इतना दिन से काम है, आई पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस पर आप इंटरफेयर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इस पर वो इंटरफेयर कर सकता है क्या। तो जब देखेगा कि बहुत समय से पेंडिंग है, लोक कल्याण का है, जन कल्याण इससे होना है, तो क्या करेगा, वो कहेगा कि ठीक है चलो हम इसको अपने पास मंगा लेते हैं, वो उससे ऑर्डर रिलीज करेगा,
हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट को कहेगा कि भाई अभी हमको मेरे पास इस मैटर को दे दो, ये चल जाएगा हाई कोर्ट पास मैटर, फिर हाई कोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट अपना सॉल्व करेगा। तो जब निचली अदालत किसी मामले को लेकर के बहुत समय लगा देती है फैसला देने में, तो इस आधार पर उसकी ऊपर की जो अदालत है वो उसको अपने पास मंगा लेती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या ये लंबित अब मामले के ऊपर में है, कोई समय सीमा फिक्स नहीं है। अब लोक कल्याण का मामला है, 1 साल 2 साल 3 साल निकल गया, अब फैसले नहीं आ रहा है, तो आदमी इरिटेट होगा, परेशान होगा, परेशान होकर के जाकर सुप्रीम कोर्ट अपील करेगा कि देखिए लोक कल्याण का मैटर है, इस पर आप वर्डिक्ट दीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि बहुत समय से लंबित है, लोक कल्याण का मामला है, तो वो अपने पास मंगा करके इस पे ये करेगा। तो जब चल रहे मामले को उठा करके अपने पास मंगा लेता है तो उसको कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक है। और उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके पास ये काम करने का अधिकार है अथवा नहीं, है ना। आपके पास काम करने का अधिकार है तभी आप काम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्रेन के अंदर में आप यात्रा कर रहे हैं तो टिकट चेक करने का अधिकार केवल टीटी के पास है, टीटी ही आपसे टिकट मांग सकता है और उसी को आप दिखा सकते हैं। दूसरा कोई अगर आपसे टीटी टिकट मांगता है, आप उसको कह सकते हैं कि तुम पहले अपना टिकट दिखाओ, तुम्हारा पास है कि नहीं, तुम कहीं विदाउट तो नहीं घूम रहे हो, क्योंकि आपसे ट्रेन में टिकट मांगने का काम केवल टीटी का है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है, गवर्नमेंट ने उसको अधिकार दिया हुआ है। आपका गाड़ी सिपाही जी लोग रोक देता है, अधिकार नहीं सिपाही जी को रोकने का। आपका गाड़ी रोक सकता है वही जिसके कंधे पर कम से कम 1 स्टार हो, ऐसे तो डबल स्टार को रोकना चाहिए, लेकिन एक भी स्टार है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि सिपाही जी लोग हाथ गाड़ी रोक देते हैं, आएगा अभी तो खूब गर्मी बढ़ल है, तो दरोगा जी कहीं पीपर के छांव में बैठल होंगे, है ना, आप पान खा रहे होंगे पूरा बढ़िया से, है ना, और उसके बाद अपना वो वहां लेके जाएगा, बोले देखिए दरोगा जी हेलमेट नहीं पहन लेते, है ना, जूता नहीं था, लाइसेंस नहीं है ना, पॉल्यूशन नहीं है, तमाम तरह का ये होगा, तो आपको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन अधिकार परीक्षा कहता है कि जिसके पास जो अधिकार है वही वो काम कर सकता है, जिसके पास अधिकार नहीं है वो काम करने का, वो काम नहीं कर सकता है। अधिकार से अलग हट के अगर कोई काम करेगा तो फिर उसके ऊपर में दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। क्लियर है? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? हाँ, क्या? हाँ, हेलमेट नहीं पहनना अपराध है, क्या नहीं पहनिएगा, ये आर्टिकल कौन सा अधिकार आपको मिल जाएगा कि हेलमेट नहीं पहनिएगा आप? ये अधिकार थोड़ी है कि नहीं पहनना है, आपको आपको पहनना है, आपकी सिक्योरिटी का बात है, इसके लिए शासन प्रशासन ने कानून बनाया हुआ है। हाँ, नहीं ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। पुलिस इसलिए एक लेकर रखती है कि इससे आपका ही फायदा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया और तो उससे जुड़ा नहीं, उसमें व्याख्या नहीं है, ये नहीं कहीं लिखा हुआ है, किसी कोर्ट के फैसले में नहीं लिखा हुआ है कि हेलमेट पहनना आपका प्राणदायी स्वतंत्रता होगा। ठीक है, यहाँ अपनी हाँ, तो वो तो उनका धार्मिक अधिकार है। ठीक है, हेलमेट पहनना लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, ठीक है, उसका फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पुलिस आपको फाइन कर देती है, पुलिस आपकी गाड़ी रोक देती है, क्योंकि बनाए गए कानून को, दिए गए आदेश को आप नहीं मान रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है, प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि आपको ये पहनना है, आप नहीं पहन रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको ऊपर फाइन लगता है। हाँ, तो ये सब लॉ एंड ऑर्डर का कानून है, राज्य सरकार का कानून है, इस फंडामेंटल राइट नहीं है, राज्य सरकार का कानून। फंडामेंटल राइट ये है कि आपको कोई मार नहीं सकता है, आर्टिकल 21, आपका कोई अधिकार नहीं छीन सकता है ना, ये सब चीज आपके साथ नहीं कर सकता है, ये आपको अधिकार है। ठीक है, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, ये 5 तरह के अध्यादेश का रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिलीज करते हैं फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन में।
क्लियर है? करेक्ट। आगे आइए आर्टिकल 33। क्या? आर्टिकल 32 के तहत भाई सारा बात हो गई, अभी यह दिक्कत है। एगो पंडित जी कथा सुना रहे थे एक जगह, समझे? उसमें एगो उनका जजमान था, वो सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था। पंडित जी का आसन उसन वही बिछाता था। तो पंडित जी का उसके प्रति बहुत प्रेम था कि भाई हमारा सबसे प्रिय भक्त है। पानी उनी पंडित जी के पिलाता था। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी का प्रवचन खत्म हुआ, समय उनका समाप्त हुआ। और जब उनका समय समाप्त हुआ तब उनको कहा गया कि भाई जा रहे थे, अपना सब समेट लिए, अपना सब कुछ समेट कर जाने लगे। तो समेट के जब जा रहे थे तब क्या हुआ कि, क्या जी, फोन रखिए ना उसको। हम कई बार नहीं टोक रहे थे कि आप वो ना समझिए, लेकिन वो सामने बैठ के इसे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? तब क्या हुआ कि अब वो पंडित जी जो है जब जाने लगे तो वो जो जजमनवा था, जो एकदम से वो सबसे पहले आता था, सबसे बाद में जाना था, वो बोला बाबा एगो हमारा कंफ्यूजन है, दूर कर दीजिएगा। पंडित जी बोले कि यार सबसे प्रिय भक्त है, सबसे पहले आता था, सबसे लाट जाता था, पूरा बनवा बनवा दिया। बोला तुम्हारा कंफ्यूजन तो दूर कहिए के जाएंगे, बोलो क्या सवाल है? तो राम पूरा पंडित जी पूरा राम कथा सुनाए हुए थे। तो बोला कि सर हमको एक बात बता दी, बस यह छोटा सा कंफ्यूजन, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या दिक्कत? बोला सर राक्षस कौन था, राम की रावण? और पंडित जी बोले कि देख भाई, ना राक्षस राम थे, ना राक्षस रावण था, राक्षस हम ही थे कि हम कथा सुना रहे थे। हैं? हमारे पूरा मैटर आर्टिकल 32 पे हो गया कि इसी को अम्बेडकर साहब ने कहा कि भाई सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा पांचों पे होता है। अब तक अरे कौन आर्टिकल से जाएंगे सर? अरे भाई वो है आर्टिकल हुआ है भाई, आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट। चलिए आर्टिकल 33 आइए। आइए, पुलिस, प्रशासन, सैनिक, सैनिक इत्यादि इत्यादि लोगों के मूल अधिकार पर नियंत्रण। बहुत अंतर है। पुलिस सिविल है, प्रशासन का ड्रेस कोड होता है, ठीक है? से आईएएस और आईपीएस, आईएएस हो गए सिविल सर्विस, आईपीएस हो गए पुलिस सर्विस, है ना? तो आईएएस लोग प्रशासन में आता है, आईपीएस लोग पुलिस में आता है, समझ रहे हैं? अब जैसे थाना पर जाइएगा तो थाना का दरोगा जी पुलिस है, पुलिस सर्विस है। अब बीडीओ जाइएगा, अब हो गया नाम बदल के आरडीओ, वो प्रशासन का आदमी है ना? तो जो सिविल सर्विस है, सिलेक्शन जब होता है तो सिविल सर्विस कहा जाता है, लेकिन सिविल सर्विस में जो आईपीएस में चला जाता है वो पुलिस का आदमी हो गया, और जो आईएएस में चला गया वो प्रशासन का आदमी हो गया, है ना? ऐसे ही जब आप बीपीएससी में जाए तो बीपीएससी जब इंटरव्यू कॉल करता है तो इंटरव्यू पे एक फॉर्म भराता है, उसमें कॉलम होता है बीपीएस का, है होता है बीएएस का। तो जिसको एसडीएम बनना होता है वो बीएएस चुनता है, और जिसको डीएसपी बनना होता है वो बीपीएस चुनता है। तो पुलिस सर्विस में चल गए तो आपका एक ड्रेस कोड हो गया, पुलिस को आप पहचान में आ जाती है पुलिस। आईएएस अपना शर्ट पैंट पहन के यहाँ से निकल जाएगा ना, पहचान ही नहीं पाएगा आईएएस है, उसका ड्रेस कोड नहीं है ना? कहीं कोई मैटर होता है आईएएस का अपना वो अपना शर्ट पैंट पहनेगा, बढ़िया बढ़िया रेमंड का सूट सिलवा लेगा, फर्स्ट क्लास का अपना ब्लेजर लगा लेगा, ब्लैकबेरी का अपना निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको, है ना? वो एकदम नॉर्मल आदमी तरह निकल जाएगा। कोनो पार्टी में जाके खा के चलेगा, को पता नहीं चलेगा आईएएस आए थे, तो चलेगा। अगर एसपी साहब चल गए, बाप डबल स्टार, अशोक स्तंभ, है ना, तमाम लगल हुआ है पीछे, पूरा गाड़ी तारी अपना लेके वो पहुंच जाएंगे। तो बहुत कम टाइम में जो स्पेशल ये रहता है ना, तो उसमें ही पुलिस लोग सिविल में रहता है, नहीं तो लोग हमेशा ड्रेस में रहता है। पुलिस विभाग का ड्रेस कोड होता है, सिविल सर्विस में ड्रेस कोड नहीं होता है। वहां एक होता है कि आपको सिविलाइज्ड ड्रेस पहनना है, माने कि एक फॉर्मल ड्रेस आपका होना चाहिए, कि फटला हुआ जींस पहन के घूम रहे हैं, है ना? आजकल तो फैशन में सब पहनता है ना,
है ना, गला पे फाटल, मुंह पे फाटल, नाक पे फाटल, सब फाटल कैसे फटल कपड़ा कैसे आदमी सब पहन लेता है जी, है ना। तो इसे कहते हैं कि जिसका कपड़ा फटा उसका दिमाग फटा, है कि नहीं, दिमाग फट। कहीं पर भी आप देखिएगा कि कोई भी बढ़िया फंक्शन चाहे कोई बढ़िया जगह पर कोई इस तरह का कपड़ा पहनता है, नहीं पहनता है। तो जब बढ़िया जगह पे आप नहीं पहनेंगे तो काहे मार्केट जाइएगा तो पहनिएगा, मॉल जाइएगा तो पहनिएगा, है कि नहीं। वो आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि जिसमें कि शालीनता हो, जिस जो कि समाज की स्वीकार्यता हो। लेकिन अब कपड़ों में होता है क्या कि ये हमारा राइट है ना। कहा जाता है, हम लोग गांव में वो किस्सा कहता है कि खाया जाता है अपने मन से, आप पहना जाता है दूसरे के मन से, है ना। खाइए आप अपने चॉइस से, आपको जो अच्छा लगता है खाइए, लेकिन पहनिए वो जो समाज को अच्छा लगता है, जो है कुछ क्या कह रहे हैं। चलिए, तो पुलिस प्रशासन सैनिक इत्यादि, देखिए सैनिक में सब अर्धसैनिक बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, इसके अलावा अपनी सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके लिए इस सब लोग के मूल अधिकार पर नियंत्रण। अब देखिए आम आदमी को जितना अधिकार है ना उतना ये लोग को नहीं रहता है। पुलिस का अधिकारी उतना आपसे नहीं बतियाएगा, जो प्रशासन का अधिकारी आईएएस आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। सैनिक जो सेना में लोग हैं वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप देखते हैं ये सब मीडिया उडिया में नेताजी लोग खूब बोलता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के आदमी को देखते हैं बोलते हुए, ये लोग मुंह माइक में घुसाते रह जाएगा तब वो लोग कन्नी काट के निकल जाएगा साइड से। वो लोग नहीं बोलता है कि वो लोग को बोलने पर ही कम रोक लगा हुआ है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सूचना है। नेता सबके पास सूचना कम रहता है, बोलता ज्यादा है। ये सब आदमी सबका सूचना बहुत सारा है, ये लोग बोलने लगेगा तो सब सिक्योरिटी खतरा में आ जाएगा देश का। तो इसलिए लोग कहा कि आपको कम बोलना है, जितना आवश्यकता पड़े उतना ही बोलना है, उससे ज्यादा आपको नहीं बोलना है, ठीक है। अगर इनको फ्री फंड दे दिया जाए कि जो मन सो बोलो, दिक्कत हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो देश में लोगों ने यह हंगामा किया कि ये तो हुआ ही नहीं है। बहुत से लोगों ने ऐसा आरोप लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। लेकिन यह कहने का मतलब यह हुआ कि जितना सब जो कहता है कि देश की सेना पर नाज है, देश की सेना पर हमको विश्वास है, तो इतना तुम सेना का विरोधी है। क्योंकि एयर स्ट्राइक हुआ चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सरकार आके पहले नहीं बोली। आप डेटा उठा के देखिएगा, सबसे पहले सेना का सुप्रीम बॉस सामने आया, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसने कहा कि हम गए थे, हम यहां यहां गए, हम यहां यहां इतनों को मारे और हमारे सेना के किसी के भी अधिकारी को कुछ नहीं हुआ। ये सेना ने कहा। बाद में सरकार ने उसको अपना हथियार बनाया। सरकार ने कहा कि भाई हम हमारे रीजन में हुआ, हमने कराया है। तो सरकार की आलोचना करते करते लोग इस इतने कदर गिर गए कि सेना का भी आलोचना कर दिया और कह दिया कि सेना गई ही नहीं, सेना ने किया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आप सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। ये सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना हुआ। अब सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार को भला बुरा कहिए, गाली दीजिए, 2000 गाली दीजिए, क्या दिक्कत है, लोकतंत्र है, दीजिए। लेकिन आप सेना पर अगर प्रश्न, आप कहते कि सेना आपकी नहीं गई, तो इससे सेना का आत्मबल गिरता है, इससे सेना का सम्मान कम होता है। लेकिन इतने के बावजूद उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कभी सेना सामने आई? क्या सेना ने कहा कि ठीक है हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, हम फिर स्पष्टीकरण देते हैं? सेना को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप करिए जो करना है। सेना डिसिप्लिन्ड है, इंडिया की सेना तो और ज्यादा डिसिप्लिन्ड सेना है। ये अपना गई, अपना काम की, काम करके आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बता दिया, बात खत्म हो गया। देश में इस पर विवाद हुआ, सरकार ने जवाब दिया, विपक्ष ने जवाब दिया, जवाब लिया, लेकिन सेना को इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि सेना को कंट्रोल किया गया है कि सेना उतना बोलेगी ही नहीं। सेना को बस काम जितना है उतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोला है, ना सेना को, ना प्रशासन के आदमी को, ना पुलिस के आदमी को, ना सैनिकों को। इसीलिए हमने आपको कहा था कि जो बीएसएफ का जो ये जवान था, जो अपना खाना का वीडियो बना के वायरल कर दिया था, तो इसी आर्टिकल 33 का उल्लंघन था। आप आम आदमी रहते, आम आदमी तो रोज अपना खाना का वायरल करता है वीडियो बनाकर, कोई पूछने जाता है? कोई नहीं पूछने जाता है।
लेकिन इस सेना में थे, बीएसएफ में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, उसका एक जवान वीडियो बना के कहता है कि हमको दाल खराब मिल रहा है जी। अभी तो गलत बात है, क्योंकि इससे अब मैटर वो एक जगह का है, लेकिन ये पूरा भारत में फैला, पूरा वर्ल्ड में गया, तो सब जगह क्या मैसेज आएगा कि भारत में, भारत की सेना को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। इससे भारत का विश्व में विश्वसनीयता कम होगा। तो आपके घर में अगर आपका भाई कोई गलती किया है, तब जाके बाहर में उसका डंका पीटिएगा? अगर आप अच्छे भाई हैं, अगर आप अच्छे गार्जियन हैं, तो आप उसको अपने घर में बंद करके कमरे में समझाइएगा। नहीं मानते तो घरों में बंद करके 2-4 लाठी दीजिएगा, है कि नहीं? बढ़िया से 2-4 दिन खाना वाना नहीं दीजिएगा कि सुधर जो। अभी थोड़ी कि गांव में 5 आदमी आइल है और उसके सामने खड़ा करा के उसको पूछे तुम काहे ही काम किया, तो इसमें क्या होगा? और उसका अपने परिवार के प्रति सम्मान कम हो जाएगा, उसके मन में परिवार के प्रति विद्रोह का भाव पनप जाएगा। तो गार्जियंस को भी समझना होता है कि हमको अपना गार्जियनशिप कैसे चलाना है। नेतृत्वकर्ता को समझना होता है कि हमको अपने टीम से कैसे काम कराना है, कि टीम को किस तरीके से हमको ये करना है, लेके चलना है। तो यहां पर इन्होंने कर दिया, इसी वजह से जवान का कोर्ट मार्शल हो गया। बाद में इनकी पत्नी जाकर के राष्ट्रपति महोदय से क्षमा मांगी कि माफ कर दीजिए, बाल बच्चा सब भूखे मर जाएगा। तब राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है चलो माफ करते हैं, ले जाओ, लेकिन अभी सरकारी सेवा में तो कभी नहीं रहेंगे। उहे पगलवा को सब 2019 के लोकसभा चुनाव में दे दिया बनारस से टिकट कि लो तुम्हें लड़ जाओ चुनाव। और गया नॉमिनेशन करने, इलेक्शन में देखा रे कहाँ से आया भाई, तो बोला सेना से हमको निकाला गया है। इलेक्शन के समय जिसको सेना निकाल दिया उसको सब टिकट कैसे दे दिया? फिर उसने उसको रिजेक्ट किया और उसको निकाला गया। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए है। आम आदमी कुछ भी बोलता है, कहता है, सुनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग जिस दिन बोलने लगेंगे ना, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनके पास बहुत सूचना है, इसलिए इनको उतना ज्यादा नहीं बोलना रहता। अब जो बड़े मंत्री लोग भी जो रहता है, तो मंत्री लोग का जब शपथ होता है तो देखिएगा, मंत्री सबका 2 शपथ होता है, एगो होता है पद का शपथ, एक होता है गोपनीयता का शपथ। ये मंत्री लोग को भी लेना पड़ता है, ये नॉर्मल सांसद सब नहीं लेता है, प्रवक्ता सब पार्टी का नहीं लेता है, इसलिए आके मुर्गा लड़ाता है टीवी पर शाम के, है ना? हम को देखते हैं, एगो रहता है एंकर और 4 को छोड़ देता है मुर्गा, 4 को मुर्गा रहता है, हर पार्टी का 1 मुर्गा रहता है। अब खूब उड़ उड़ के दूसरे को अलर बलर बात बोलता है ना? सब बोलेगा तो मुर्गा लड़ता है रोज शाम को, भी तो चुनाव चल रहा है तो खूब मुर्गा लड़ता है, समों आप देखिएगा, है ना? खूब लड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो गोपनीयता का जो शपथ है ये मंत्री लोग लेता है। तो देखते हैं मिनिस्टर सब ज्यादा डिबेट उबेट में नहीं आता है ना? मंत्री बन जाने के बाद वो अपना पद का गंभीरता को संभाल के रखता है कि हम मंत्री हैं, कम से कम थोड़ा सा संभलना है हमको। तो गोपनीयता का शपथ, गोपनीयता मतलब छुपा के रखना। कोई कोई बात ऐसा आप जब आप सरकार में जाइएगा तो कोई कोई बात आप ऐसा जान जाइएगा जो आम आदमी आज तक नहीं जानता है, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है वहां पर। तो वो अगर आप जान गए, वो आके आप बोल दिया हमारे को बात मालूम चल रहा, आके बता दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, देश खतरा में आ जाएगा। तो इसलिए उनको एक पद का शपथ होता है और दूसरा उनको पद का गोपनीयता का शपथ होता है। ठीक है, पद का शपथ और गोपनीयता का शपथ। तो इसलिए ये होता है, आई लोग को भी अपना सब बता दिया जाता है कि भाई आपको कहीं किसी तरह का कोई बात गलत सलत नहीं बोलना है। क्लियर है? इसलिए इनका कहते हैं इनका मूल अधिकार नियंत्रित रहता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, मार्शल लॉ सैन्य शासन। ठीक है, अब देखिए सैन्य शासन। अब इसमें देखिए क्या होता है कि भारत के किसी किसी क्षेत्र में, खास करके अशांत क्षेत्र, है ना, जहां पर कि मान लीजिए कि आंतरिक उपद्रव होने की संभावना है, चाहे बाहर से आतंकवादी हमला होने का संभावना है ना, आसपास में कोई टेररिस्ट हो सकता है, कोई अपने ही देश का आदमी, अपने ही समाज का आदमी को हो सकता है जो विरोधी टाइप का हो, है ना, बम उम फोड़ दे कहीं। तो ऐसा जो अशांत क्षेत्र है, उस अशांत क्षेत्रों में आर्टिकल 34 के तहत सैन्य शासन लागू कर दिया जाता है।
तो सैन्य शासन पूरा राज्य में नहीं रहता है, कुछ कुछ लिमिटेड एरिया में रहता है, जो खतरनाक जोन रहता है, जहां पर मतलब कभी भी किसी के भी घर में आतंकवादी घुस सकता है। घुस के जाकर कोई घर में 2 आदमी को बंदी बना लेगा और कहेगा कि देखो हम तुम्हारे घर में रहेंगे, अब पुलिस आए बाहर तो कह देना कि कोई नहीं है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा जो जोन है ना, वहां पर होता है सैन्य शासन। और जहां पर सैन्य शासन लग गया, मार्शल लॉ लग गया, वहां पर फंडामेंटल राइट खत्म, वहां मूल अधिकार कुछ नहीं। रात को 2 बजे भी आकर के सेना गेट खुलवा करके घर चेक कर सकती है ना। और 2 से 3 बार सेना कहेगी कि कौन है कौन है कौन है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक गए तो ठीक है, नहीं रुके तो अंधाधुंध गोली चला देगी। मर गए, सुबह पता चला कि आम आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 काम नहीं करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। यहाँ पर एनकाउंटर रोजो होता है और उसका कोई माई बाप नहीं होता है ना। तो सैन्य ये तो अभी क्यों है, अभी इसलिए नहीं कि आम आदमी को मारा जाए, इसलिए है ताकि उस क्षेत्र से डर को खत्म किया जाए और उस क्षेत्र में जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको खत्म किया जाए, ताकि उस देश जगह को शांत क्षेत्र बनाया जा सके। और जैसे वहां शांत क्षेत्र हो जाएगा, फिर वहां पर सैन्य शासन हट जाएगा और सरकार का शासन जो है सो बहाल कर दिया जाएगा। तो सैन्य शासन किसी क्षेत्र में यदि लग गया तो फिर समझिए कि आपका वो टेम्पररी तौर पर जो है सो फंडामेंटल राइट आपका खत्म हो गया। वहां पुलिस जो है शक होने पर ही आपका उपाय कर सकती है ना। अफस्पा वही होता है, नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ था, मणिपुर में अफस्पा बहुत समय से लगा रहा, और उसी में कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, मणिपुर में एक नेता थी, नेत्री हैं, इरोम शर्मिला। 14 वर्षों तक उन्होंने अफस्पा के खिलाफ आंदोलन किया, कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, और उनको लिक्विड दिया जाता था, नाक में पाइप लगा हुआ था, उसके माध्यम से वो खाती थी। बाद में उन्होंने 14 साल बाद तोड़ दिया अपना प्रण, और वो चुनाव लड़ी। मणिपुर में जो चुनाव हुआ था पिछली दफा विधानसभा चुनाव, तो चुनाव लड़ी थी, मणिपुर की जनता ने उन्हें जिताया तक नहीं। मतलब जहां के लिए उन्होंने इतना आंदोलन किया, वहां की जनता ने जिताया भी नहीं चुनाव, है ना। तो जो अशांत क्षेत्र सब है वहां पर ये कानून लग सकता है, ठीक है, वहां पर शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, आगे लिखेंगे आर्टिकल 35, लेंगे कि मूल अधिकार के संबंध में मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, ठीक है। मूल अधिकार के संबंध में कानून कौन बना सकता है? संसद, ठीक है। ओनली पार्लियामेंट हैव राइट टू लॉ फॉर्म फॉर द फंडामेंटल राइट, ओके। मूल अधिकार के संबंध में कानून कौन बना सकता है? केवल संसद बना सकते हैं, किसी भी राज्य विधानमंडल के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मूल अधिकार के संबंध में कानून बना पाए, क्लियर है। तो ये है आपका फंडामेंटल राइट, ओके। हरि अनंत हरि कथा अनंत ना, हरि भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सीमा में रखना पड़ेगा, है ना। तो वो इस प्रकार से है। अब है कि 12 से लेके 35 तक पूरा आर्टिकल किसको याद है जी? कौन बता सकता है? हाँ पूरा। हम्म, है? है? याद ना है? याद आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिकली पढ़िएगा। मैंने याद कर, मैं कहता हूँ कि किसी चीज को याद करने का जरूरत नहीं होता है, पढ़िए तभी सोच के बिल्कुल मत पढ़िए कि याद करना है। तो याद
करना ही वर्ड ऐसा है कि दिमाग में तनाव आ जाता है। तो इस हिसाब से पढ़िए मत कि हमको याद करना है, बस लॉजिकली पढ़िए कि हमको कनेक्ट करना है। 12 राज्य की परिभाषा। 13 मूल अधिकार को खत्म करने वाला कोई भी कानून संसद नहीं बना सकती है, चाहे कोई विधानमंडल नहीं बना सकता है। 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 15 जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और दिखाने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, सम्मेलन बुलाने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, घूमने की आजादी, निवास करने की आजादी, है ना, और अपने हिसाब से व्यवसाय चुनने की आजादी, है ना। ये 6 आपको यहाँ पे। 20 कहता है कि अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है, जिसमें 3 बातें हैं। जो कहता है कि अपराध के समय का सजा होगा आपको, है ना, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगा आपको। तीसरा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है ना, जिसमें आपका आत्मरक्षा होगा और साथ ही आपके जीवन जीने के लिए जो चीज आवश्यक होगी वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इसी में एक ऐड किया गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 21A, है ना, जो पहले नहीं था, बाद में इसमें आया शिक्षा का अधिकार। फिर 22 में आप आते हैं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, जिसमें 2 तरह का गिरफ्तारी होता है, एक निवारक निरोध, एक दंडात्मक निरोध, तो ये आप बात किए थे। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें 23 कहता है कि मानव व्यापार, बलात् श्रम और बेगारी पर प्रतिबंध है। 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध है। फिर आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, जो कहता है 25 कि आप किसी भी धर्म को मानिए, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, आचरण कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कहता है, 26 आपको देता है। 27 कहता है कि धार्मिक कार्य पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। 28 कहता है कि सरकार के खर्चा पर चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और बाकी 29-30 ये सब अभी आपने पढ़ा है। लॉजिकली जब याद करने के लिए बैठिए, रिवीजन करते, तो लॉजिकली कनेक्ट करिए कि हमको कैसे आर्टिकल को कनेक्ट करना है। लॉजिकली कैसे कनेक्ट करना है, लॉजिकली मतलब कि तर्क से। तर्क से जब कनेक्ट करके पढ़िएगा तो याद करने का प्रेशर ज्यादा दिमाग पे नहीं रहेगा और फिर भूलिएगा भी नहीं, और आपको याद भी हो जाएगा। याद करना और भूलना इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम पढ़ते हैं याद करने के पर्पज से, तो भूल भी जाते हैं उसको जल्दी, है ना। तो याद नहीं करना है बल्कि कहानी को समझना है, स्टोरी को समझना है कि ये क्या है, किस प्रकार से ये बातें कही जा रही है, और उसी को समझ करके उसी को आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रख लीजिएगा तो आराम से आप इसको याद कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। क्लियर है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपको देखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। DPSP पार्ट 4। आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था आपको कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है ना, और DPSP सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ठीक है। मूल अधिकार नागरिकों का अधिकार है और DPSP राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है।
कर्तव्य किसी का किसी पर बाध्यकारी नहीं होता है। सामान्य तौर पे आपका कर्तव्य है कि आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप नहीं कर रहे, थोड़ा ना माता पिता आपको जेल भेज देते हैं, नहीं भेजते हैं। ये फिर आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखें। तो उस तरीके से यहां पर इसको बनाया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो डीपीएसपी में आप देखेंगे आर्टिकल 36 ये कहता है राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। जी, आर्टिकल 12 भी राज्य का परिभाषा देता है, आर्टिकल 36 भी राज्य का परिभाषा देता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो आपने 12 में पढ़ा है एज वेल एज 36 में है। जो 12 की बातें हैं सेम 36 में उसको डाल देना है। इसलिए यहां पर ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा 36 पे, क्योंकि 12 आप ऑलरेडी जान चुके हैं। राज्य की परिभाषा जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो वो जो सरकारें वहां पे आती हैं वो सब यहाँ पे आती हैं। दोनों जगह राज्य बताने का कारण ये है कि एक अधिकार आपको राज्य के खिलाफ मिल रहा था और एक जगह अधिकार आपको, ये आपका कर्तव्य है जो राज्य आपको दे रहा है। तो इसलिए दोनों जगह पे आपको इसको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, तो इसलिए जो 12 में आपने पढ़ा है उसी को यहां पर ये कर देना, कोई दिक्कत। आर्टिकल 37 जो है इसका, ये कहता है कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लिख लेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। ठीक है, डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। अब इसका मतलब समझते हैं? बिल्कुल गुड। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 36 से 51 तक आप जितना बात पढ़िएगा ना, अगर राज्य का मन कर रहा है तो राज्य आपको देगा, अगर नहीं मन कर रहा है तो नहीं देगा। इसके खिलाफ आप कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते कि देखिए हमको नहीं मिल रहा है। जैसे फंडामेंटल में आप कोर्ट जा रहे थे ना, 32 कोर्ट चल जाइए, कोर्ट आपको दिलवा देगा। लेकिन 36 से 51 तक में अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये राज्य की इच्छा पर है। राज्य को मन करेगा तो राज्य देगा, और राज्य को नहीं मन करेगा तो राज्य नहीं देगा। है क्या है? हाँ, शराबबंदी आर्टिकल 47 के तहत आगे देखेंगे। इसी 47 के तहत बंद हुआ है बिहार में, है ना। तो इसलिए ध्यान रखें कि डीपीएस में 36 से 51 तक में जो भी सब चीज है वो राज्य को मन होगा तो राज्य आपको देगा, और राज्य को नहीं मन होगा तो राज्य आपको नहीं देगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि राज्य हमको दे ही, अच्छा उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर है? तो अब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन लिखेंगे लेकिन यह नैतिक रूप से राज्य पर बाध्यकारी होगा। लेकिन यह नैतिक रूप से राज्य पर बाध्यकारी होगा। अब नैतिक मतलब समझ रहे हैं? अब जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपके माता पिता आपको जेल तो भिजवाएंगे नहीं। लेकिन आप जब सम्मान नहीं करिएगा तो गांव में, देहात में आपका शिकायत होगा। लोग कहेंगे कैसा कुपात्र लड़का है भाई, कैसा कुपात्र लड़की है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, करती है, कह सकता है। तो अब क्या होगा, आपको शर्म लगेगा। आपको लगेगा यार कि अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा शिकायत होगा। तो इस चक्कर में आप करिएगा।
तो क्या है, नैतिक बाध्यता हो गया, ये आपका इथिकल इंफोर्सेबल हो गया। इसके लिए कोई कानून आपको नहीं डरा रहा है, आपका संस्कार आपको डरा रहा है कि भाई अगर हम अपने समाज में गलत व्यवहार करेंगे तो इससे हमारी ही आलोचना होगी, इसलिए हमको अच्छा काम करना है। तो अगर कोई राज्य अपने राज्य के नागरिकों को, निवासियों को, उनको सुविधा नहीं देगा तो आलोचना किसकी होगी? राज्य की होगी। इसलिए राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि राज्य के पास जैसे जैसे संसाधन आता जाएगा वैसे वैसे वो अपने नागरिकों को सुविधा देते चली जाएगी। क्लियर है? समझ रहे हैं? और ये उस समय ऐसा बनाया भी गया क्योंकि 1947 में देश में क्या था जी? कुछ भी नहीं था, हम लोग एकदम गरीब थे, लाचार थे। ऐसा में अगर डीपीएसपी इनफोर्सेबल हो जाता ना तो उसी समय सब आदमी जाके खड़ा हो जाता कोर्ट में, तो सरकार को और दिक्कत होता। इसलिए जो फ्री का चीज था, जिसको देने में सरकार को खर्चा नहीं लगता था, उसको डाल दिया फंडामेंटल राइट में। आज जिसको देने में सरकार का खर्चा लगता था, पैसा लगता था, उसको डाल दिया डीपीएस में। आगे पढ़िएगा तो देखिएगा इसमें सब पैसा वाला काम है। तो जिसको देने में पैसा लगना है उसको कह दिया कि राज्य को मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। आज जिसको देने में पैसा नहीं लगना है उस भर भर के धके बांट दिया कि लो भाई रख लो, आई नहीं मिलेगा तो कोर्टों चल जाना। कारण कारण यही था कि उस समय सरकार के पास पैसा नहीं था। तो इसलिए ये नियम था कि जैसे जैसे सरकार के पास पैसा आएगा ना वैसे वैसे सरकार इसको देना शुरू कर देगी। तो आज के डेट में सरकार बहुत सारी चीजें दे रही है, आगे आपको पता चलेगा जब आगे आप आर्टिकल्स देखेंगे। तो 37 समझ रहे हैं? ठीक है। 38 आइए। 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। है ना? स्टेट स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य कैसे स्थापित होगा जी? जब राज्य किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना? जब राज्य सबके साथ न्याय करेगा, जब राज्य सबको समान अवसर देगा, तभी एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना होगा। तो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा न्याय के साथ। कैसे? न्याय के साथ। तो न्याय 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ठीक है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कोई दिक्कत? ओके। तो सामाजिक न्याय नहीं, समाज में किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको आर्थिक न्याय, सबको समान अवसर मिलेगा कमाने का। और राजनीतिक न्याय, सबको चुनाव लड़ने, वोट देने, पार्टी बनाने, सब अधिकार सबको मिलेगा, किसी से इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना हो जाएगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना तभी होगा जब न्याय के साथ होगा, जस्टिस के साथ होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ रहे? तो न्याय के साथ, इसको इसलिए इसको कहते हैं कि डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक है? आगे आइए। 39 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला के लिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला के लिए। ठीक है? इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। ठीक है? पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला के लिए। ठीक है? यहां तक में से कोई दिक्कत, कोई समस्या? है ना?